हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गुड न्यूज, 14 दिसंबर को है हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम। आज हो रही है 20 अक्टूबर, मतलब मान के चलो आपके पास में एक महीना, फिर उसके बाद और 10 दिन यानी कि 40, और उसके बाद में और 10 दिन यानी 50। लगभग आपके पास में 50 दिन का समय है। एंड 50 दिन में तो यार हम लोग व्हाइट हाउस फतेह कर सकते हो, तो ये क्या चीज है। अरे मजा आ जाना है बच्चा लोग, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पहले जैसे मैंने आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करा था कि गाइस आप प्रीवियस ईयर वीडियोस से पढ़ लो, लेकिन अब मैं, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू कर सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म कर सकते हैं, मतलब पढ़ा भी पूरा दूंगा, और एमसीक्यू सीरीज तो चालू कर दी है, मतलब अब आपको केमिस्ट्री में डरने की जरूरत नहीं है। तो चलो, हेलो अरीन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, और पहली केमिकल रिएक्शंस हेलो अरीन्स की पिछले लेक्चर में डिटेल में समझा दी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप सभी लोगों को अब पता होना चाहिए कि हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों इजीली नहीं कर पाते एज कंपेयर टू हेलो अल्केन। सबको पता चल गया भैया, रेजोनेंस। 4 रीजन पढ़ाए थे, वेरी गुड। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में फिर से एक नया सवाल कि सर बुक के अंदर तो हमें यह बताया गया है कि हमारे एलो अरीन्स फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन जैसी रिएक्शन करते हैं, मतलब इजीली हो जाती होगी। तो जवाब है नहीं, नहीं। हेलो अरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बड़ी मुश्किल से और स्लोली स्लोली, हाँ जी, स्लोली, हाँ जी, स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक, सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, एंड फिलिक मतलब लविंग। मतलब अब हमारे पास में कुछ ऐसे ग्रुप है एनवायरमेंट में, मार्केट में कुछ ऐसे ग्रुप है जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अभी तक आप लोग न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे जिनको न्यूक्लियस पसंद है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीशीज। यहां पर है इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज पसंद है। और अगर इनको नेगेटिव चार्ज पसंद है तो ये खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, तो ये होता है इनका सिंबल ई पॉजिटिव। क्या इसके अंदर कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलिए ग्रेट। अब मान लीजिए प्यारो, मेरे राज दुलारो, मेरे बकासुरो, तुम्हारे पास में एक हेलो अरीन है। कौन सा हेलो अरीन ले लूं? चलो मैं क्लोरीन ले लेता हूं। तो ये मैंने एक बेंजीन बनाया, सुंदर सा, सुशील सा, जिसको तुम घर में अपनी माँ के सामने ले जा सकते हो कि माँ यही है तेरी बहू। तो ये तुम्हारा मैंने हेलोअरीन बनाया। अब आप लोग सब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दूसरा कि वो क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, 1, 2 और 3। तो ये लोन पेयर इन डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट पोजीशन पर है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? जैसे ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये कार्बन, तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर ये लोन पेयर है। तो बेसिकली ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर है। तो क्या होता है, आपने हमेशा एक बात पढ़ी होगी कि जब कभी भी इस प्रकार से कोई कार्बन होता है तो ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है। एक्चुअली ये रेजोनेंस का, ये मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का एक नेचर होता है कि वो हमेशा अगले कार्बन पर, अगले एटम पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है। कब? जब ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो। तो यहां पर हिट ये हो रही है कि ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड के बीच में एक कार्बन है, तो ये डेफिनेटली इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो इसकी शिफ्टिंग से ये इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। मतलब ये बेसिक रेजोनेंस आपको सबको पता है। तो ये क्योंकि एक दूसरे के साथ में लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर है,
तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आने की कोशिश करेगा, लोन पेयर, सॉरी, ये लोन पेयर इस कार्बन पर आने की कोशिश करेगा, तो ये लोन पेयर शिफ्ट होकर इधर हो जाएगा। तो सिचुएशन आप देखो आपको कैसी नजर आएगी। आपको यहां पर दिखेगा कि यहां पर क्लोरीन के पास में आ गया डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में, एक लोन पेयर ये बचा, एक लोन पेयर ये बचा, और लोन पेयर जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये डबल बॉन्ड टूट के पूरी तरीके से इस कार्बन पर आ गया, तो इस कार्बन पर आप लोगों को नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां। अब अगला केस, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड फिर इस कार्बन से सेपरेटेड है, तो ये लोन पेयर इस कार्बन पे जाने की कोशिश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आने की कोशिश करेगा। रेजोनेंस चल रहा है भाई, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, बहुत सुशील सा, लाडला सा, गुलगुला सा, बुलबुला सा, मारा खामोश बच्चों, ठीक है ऐसा। अब फिर ये लोन पेयर, ये कार्बन और ये कार्बन का डबल बॉन्ड, तो फिर ये लोन पेयर इस कार्बन पे जाने की कोशिश करेगा, तो ये लोन पेयर बन के इधर आ जाएगा, मतलब ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, तो डबल बॉन्ड लोन पेयर बन जाएगा। सब चोर पुलिस का खेल चल रहा है यहां, तो हम ही बेवकूफ बैठे हैं। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे लोन पेयर। अब अगले केस में क्या होगा आप देखो, पहले ये थोड़ा मासूम सा है, अब इसको थोड़ा गुस्सा आने लगा है, बोलेगा सारा बेवकूफ समझ के रखा है, मैं जा रहा हूं इस कार्बन के बाद, सब गुस्सा करते रहते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मम्मी ने तो घर पे गर्मा गर्म जलेबी बनाई है, जलेबी लेमी लेमी जलेबी बेबी, तो ये ऐसा रेजोनेंस चलेगा। अब आप देखो, खुद ऑब्जर्व करो कि अगर इन्वायरमेंट में कहीं पर एक इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो वो देखेगा कि अरे ऑर्थो पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन की भरमार है, लोन पेयर है, मैं तो यहां अटैक कर सकता हूं। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल देखेगा अरे ये हेलो अरीन के अंदर तो पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन की भरमार है, मैं अटैक कर सकता हूं। फिर ये बोलेगा अरे यहां तो पैरा पोजीशन के बाद ऑर्थो पे फिर पोजीशन की भरमार है, तो एक तो तुम्हारी ऑर्थो पोजीशन, एक तो तुम्हारी पैरा पोजीशन, और एक तो तुम्हारी ऑर्थो पोजीशन। तो बेसिकली आप देखो कि हेलो अरीन्स के अंदर ये जो हेलोजन है, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करने में मदद करेगा कि आप जाइए और वहां पर अटैक कीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ड्यू टू द रेजोनेंस caused by, due to the resonance caused by the lone pair of halogen, the lone pair of halogen and double bond of benzene, the ring will develop electron density, the ring will develop electron density at ortho and para position, hence electrophile will attack on these positions। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि भैया इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक क्यों नहीं करता। पता चल गया इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं अटैक करता, क्योंकि मेटा पोजीशन पर आप देखो ना तो यहां पर, ना तो यहां पर, ना तो यहां पर किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो रही है। तो किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर डेवलप नहीं हो रही है, हेंस आप यहां पर लिख सकते हैं हेंस electrophile will not attack, hence electrophile will not attack on meta position। क्या यह बात बढ़िया तरीके से सभी लोगों को शुद्ध भाषा में हब्रम समझ में आ रही है? चलो जल्दी जल्दी छापन भवंतु फटाफट चलो छापिए छापिए, आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा और मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला हूँ, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको।
क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? पक्की बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि सर आप बहुत ही ज़्यादा कोटा फैक्ट्री के वैभव को तवज्जो देने लगे हैं और उसकी बात आप सही करने लगे हैं। मैंने बोला क्यों? आप बोलोगे कि सर 11th में तो आपने सिखाया था कि जब कभी भी कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ता है एंड दैट हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा भाई, दे आर यूनिवर्सल भिखारीज। सो टेक्निकली यहां पर क्लोरीन के एटम को कार्बन के एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के खुद को पार्शियल नेगेटिव और कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, मैं बोलता हूं बनाता है, मैं बोल रहा हूं कि बनाता है। तो यहां पर स्टार बना के एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, बट क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, but chlorine being more electronegative than carbon, chlorine will attract the electron pair towards itself and causes minus I effect. ये कौन सा इफेक्ट होता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा होगा लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे बुलबुलो, ये कार्बन को इमेजिन करो, यहां पर क्लोरीन को देखो और इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो यहां पर आप लोगों को हेलो अरीन के अंदर माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहां पर सवाल आता है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट होगा या रेजोनेंस होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा कि रेजोनेंस होगा? आप कहेंगे दोनों होगा। भाई दोनों हो रहे हैं, मैं कोई अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूं, मुझे दोनों होते हुए दिख रहे हैं, तो मैं कैसे बोल दूं कि ये नहीं हो रहा है ये हो रहा है? भैया दोनों हो रहे हैं। तो सर अगर दोनों हो रहे हैं, अगर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया दैट मीन्स क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे रहा है, इसकी वजह से यहां और यहां नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा? भाई रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को दूर जाना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो फिर क्या इंडक्टिव इफेक्ट झूठा है? आप बोलोगे नहीं, दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा पावरफुल है। यहां पर आप लिखेंगे बट इंडक्टिव इफेक्ट is more prominent than resonance, यानी रेजोनेंस के मुकाबले माइनस आई इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि भाई हेलो अरीन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस दोनों हो रहे हैं, आप बोलोगे हाँ, लेकिन आप बोलोगे ज्यादा किसको पसंद करता है, तो आप बोलोगे इंडक्टिव इफेक्ट को। ज्यादा किसको पसंद कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट को, इज मोर प्रोमिनेंट देन रेजोनेंस। देयरफॉर रेजोनेंस की वजह से जब जब मौका मिलेगा तब तब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, तब तब आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा। तो वहां पर अटैक करने की वजह से हम हमारे मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को समझ सकेंगे कि भैया ऑर्थो पे या पैरा पे क्यों इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है। सो देयरफॉर रेजोनेंस विल कंट्रोल द ओरिएंटेशन, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल
ऑर्थो और पैरा पर कब और क्यों लगेगा, एंड माइनस आई इफेक्ट will control and minus I effect will control the rate and speed of reaction। मतलब रिएक्शन होगी तो किस स्पीड से होगी भी कि नहीं, कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, वो इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि सर रिएक्शन इजीली हो पाएगी क्या? आप बोलोगे नहीं, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होना लगभग इम्पॉसिबल है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हमारे हेलोअरीन में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से रिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम इन कार्बन्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज घूमेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इस पर अटैक करने का कोई स्पेस नहीं है, इसीलिए रिएक्शन का रेट स्लो होगा। फिर आप बाहर से थोड़ा जैक, थोड़ा जरिया, थोड़े से कैटलिस्ट, थोड़ा सा और बोलते हो ना वो रिश्वत दोगे बाहर से कि भाई FeCl3 ले ले, भाई कंसंट्रेटेड HNO3 ले ले, भाई H2SO4 ले ले, भाई फ्रीडल लुईस एसिड ले ले। ऐसी जब रिश्वत वगैरह दोगे तब जाकर थोड़ा बहुत रेजोनेंस लगेगा, और रेजोनेंस के बाद में आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होती हुई दिखेगी, मतलब ओरिएंटेशन कंट्रोल होगा। तो अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अ फास्ट एंड अ स्मूथ रिएक्शन? नो। दूसरा, विच इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट? आप बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा है उसमें वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। इसी वजह से, क्योंकि क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ रहा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस आता तो प्लस आई कहलाता। दूसरा, रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस इसलिए हो रहा है, रेजोनेंस भी गलत नहीं है, ये भी सत्य है तुम्हारा। रेजोनेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन के पास में लोन पेयर है, और ऐसा देखा जाता है कि जिसके पास में लोन पेयर की भरमार होती है, कभी ना कभी उसका दिल पिघलता है और वो बोलता है कि मेरे लोन पेयर तू ले ले और रेजोनेंस कर ले। तो यहां पर दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन प्रोमिनेंट इंडक्टिव होने की वजह से रिएक्शन थोड़ी स्लो एंड कंपैरेटिवली स्लोअर एंड स्लोअर पेस पे होगी। क्या बात समझ में आ रही है प्यारो? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों हो रही है? अच्छा सर, माइनस आई इफेक्ट कैसे क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट कॉजेस रिंग डीस्टेबलाइजेशन। सर रिंग डिस्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहां देखो यार, रिंग काफी स्टेबल है। यहां पर कभी लोन पेयर यहां, कभी लोन पेयर यहां, कभी लोन पेयर यहां, तो कभी लोन पेयर यहां, फिर कभी लोन पेयर यहां, तो कभी यहां, तो कभी यहां, तो कभी यहां। मतलब इस बड़े से घर में ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन नाम का एक छोटा बच्चा है, जो कभी मामा जी, कभी दादाजी, कभी नाना जी, कभी नानी जी संभाल रहे हैं। संभालने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर डिवोर्स हो गया पति पत्नी का, पत्नी अपने बच्चे को लेकर चली गई, पति निठल्ला बैठा रह गया, डीस्टेबलाइज। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो नेगेटिव चार्ज को ये सब स्टेबलाइज करे। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रिंग का स्टेबिलिटी उतना बढ़ता है। तो क्योंकि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट प्रोमिनेंट है, गड़बड़ हो गई, रिंग डिस्टेबलाइज हो गया, और रिंग डिस्टेबलाइज होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट स्लो हो गया। रिंग डिस्टेबलाइजेस, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट बिकम्स स्लोली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, फटाफट से इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे पकौड़े, मेरे गुलजारी लाल। ठीक है, चलें जल्दी जल्दी नोट करें। चलिए अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हेलोजिनेशन कैसे होता है।
सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना है, मैं तो थक गई भाई साहब। हाय हाय प्रफुल्ल, मैं तो थक गई भाई साहब। चलो, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हालोजिनेशन। आप लोग सब लोग जानते ही हैं हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। लेकिन हेलोजन तो मेरे पास में इस फॉर्म में दिखाई देता है, ट्याऊ 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 ट्याऊ। ये मेरा क्लोरीन है Cl2। अब इसमें से मैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकालूंगा, हेलोजिनेशन में मैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकालूंगा, तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा एक लुईस एसिड लाइक FeCl3 या FeCl2 या AlCl3। ये मैं एक लुईस एसिड ऐड कर दूंगा। ये सब बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब लोग ससुरे लुईस एसिड की कैटेगरी में आते हैं। लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर ले ले, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। अब आप लोग सब जानते हैं एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 क्लोरीन जब इससे जुड़ेंगे तो अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। वही आयरन ग्रुप आई मीन डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तो इनका जो 3d ऑर्बिटल होता है वो वैसे भी वैकेंट होता है। भाई अगर तुम आयरन का एटॉमिक नंबर देखो तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस 26 और FeCl3 बेस पे +3 चार्ज है, तो इसके 4s के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो यहां पे मेरे 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और 3d के बाद 21 22 23 24 25 और 26। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा। अब देखो ये डब्बा वेकेंट हो गया, तो इस डब्बे के अंदर आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो ना एक लोन पेयर, इसलिए आयरन भी एक बहुत अच्छा लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। इनफैक्ट यहां पर अगर मैं FeCl2 हटा दूं तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये तुम्हारे लुईस एसिड हो गए। तो मान लो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का हेट्रोलेटिक क्लीवेज होगा। कौन सा क्लीवेज होगा, ये हेट्रोलेटिक तरीके से टूटेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर क्या होगा कि ये वाला जो क्लोरीन है ये अपना लोन पेयर लाके या तो एल्यूमिनियम को दे देगा या तो ये अपना लोन पेयर लाकर इस आयरन को दे देगा। तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देके इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के सेटल हो जाएगा और इस क्लोरीन पर एक प्लस चार्ज ला देगा। ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। बोलो पब्लिक, समझ में आता है तुमको इतनी बार? अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके जगह जगह अटैक करेगा, ठीक है। मैकेनिज्म समझ में आ गया, कैटलिस्ट क्यों डाला, किस लिए डाला, पक्का? क्या आप लोग 100% श्योर हैं? क्या मैं आगे बढ़ूं? ग्रेट। तो मैं सारे मैकेनिज्म तो नहीं समझाऊंगा, अब आपको पता है कि ये कैसे होगा, क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में हमने सीखा हुआ है। तो मान लो मेरे पास में यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच में मैं गोला ले रहा हूं। अब यहाँ पर गोला ले रहा हूं, एक हेलोअरीन ले रहा हूं, इसका नाम क्लोरोबेंजीन लिख देता हूं। तो अब इस क्लोरोबेंजीन के अंदर मैंने Cl2 डाला और यहाँ पर मैंने AlCl3 ले लिया। आपकी किताबों में FeCl3 दे रखा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे ड्रास्टिक कंडीशंस में, या तो आपको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा या आप लोगों को पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दिखाई देगा। अब दूसरा मेजर सवाल ये आता है कि भैया मेजर कौन और माइनर कौन। अगला सवाल तो ये आएगा, मेजर कौन माइनर कौन। तो आप एक देखो, ये क्लोरीन का अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और ये क्लोरीन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। आप देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर क्लैश हो रहे हैं, मतलब यहां पर एक डेवलप हो रहा है स्टीयरिक हिंड्रेंस, यहां पर एक स्टीयरिक हिंड्रेंस क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप पैरा में देखोगे तो एक क्लोरीन यहां है तो दूसरा क्लोरीन इसके बिल्कुल अपोजिट है, यहां पर देयर इज नो स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो भाई जिसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब
दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, टकराएंगे नहीं। तो भाई जब टकराएंगे नहीं तो ये मोर स्टेबल होगा, और जो चीज मोर स्टेबल होती है वो मेजर होती है, और जो चीज लेस स्टेबल होती है वो माइनर होती है। माइनर मतलब माइनर क्वांटिटी में बनेगी। ये हो गया तुम्हारा हेलोजिनेशन। करना क्या था इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो चेक कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, हाँ। चले, चलो हेलोजिनेशन के बाद सेकेंड हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, चलो। विकिड सन, मैं क्या समीर, मेरी आंखों में तो देख। अबे नाइट्रेशन बोल के नाइट्रोजन लिख दिया, वाह समीर, मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। नाइट्रेशन ना, नाइट्रेशन के अंदर अगेन एक लोचा है। टेक्निकली आपको लेना पॉइंट HNO3 लेना था आपको, लेकिन HNO3 के साथ में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना बहुत ही जरूरी है। क्यों डालना जरूरी है समझो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, HNO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये रिलीज करेगा अपना H पॉजिटिव। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। हमेशा ध्यान रखना, वो ऑक्सीजन जो खुद किसी की भीख पर पल रहा है, ये किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा। वो ऑक्सीजन जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाकर अपनी लाइफ जी रहा है, वो भी उंगली नहीं करेगा। उंगली वही करेगा जो स्टेबल होगा, तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। तब यहां पर हो जाएगा HOH, यहां पर ही जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन को इधर पकड़ रखा है, एक ऑक्सीजन को इधर पकड़ रखा है, एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी ऑक्सीजन रोएगा, है मैंने तो गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। अभी ऑक्सीजन बोलेगा कि अभी अभी मैंने हाइड्रोजन से रिश्ता जोड़ा। अब अगर इस हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए मैं इस हाइड्रोजन को भगा दूं, लोग तो मेरे पे थू थू करेंगे कि अजीब बेवकूफ आदमी, अभी अजीब ची वाला आदमी है तू। तूने अपनी थाली में गरम गरम समोसा पड़ा था, उस समोसे को हटा के तूने नया समोसा रख लिया। तू बेवकूफ है, वही खा लेता। समोसा तो समोसा है। तू क्या कार्तिक नायरा है? तू क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, हीरो हीरोइन है क्या? एक नायरा से शादी करने के लिए दूसरी नायरा को मार देता है, फिर इससे शादी करने के लिए उसी से शादी कर ले। भाई नई लड़की से शादी कर तो मजा भी आए, समझ में भी आए, लेकिन नहीं, तू तो इसको हटा के इससे कर रहा है, इसको हटा के, तो लोग बोलेंगे तू बेवकूफ है, जैसे अपन उसको बोलते हैं, ये भी साला बेवकूफ। रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाता ही नहीं है, रोज सुबह उठता है, प्रॉब्लम फंसता है, शाम को मर जाते हैं, फिर नई शादी करते हैं, फिर बाप माँ को पटाते हैं, फिर शादी करते हैं, यही हो रहा है। तू बेवकूफ है। तो फिर ऑक्सीजन बोलेगा नहीं, मैं कार्तिक नायरा वाला सीरियल वाला नहीं हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, इस हाइड्रोजन के लिए मैं इसको नहीं भगा सकता, इसके लिए इसको नहीं भगा सकता, मैं इस नाइट्रोजन को ही भगा देता हूँ, भले ही लड़ाई दंगे हो पर भगा देता हूँ, और इसका लोन पेयर भी खुद रख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने साथ साथ में नाइट्रोजन का लोन पेयर लेके, इन दोनों हाइड्रोजन को लेके वाटर बन के निकल जाता है। लेकिन अब ये नाइट्रोजन बेचारा अपना लोन पेयर होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज लेके इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, यानी कि NO2 विल बिकम एन इलेक्ट्रोफाइल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब तुमने यहां पर क्या किया, यहां पर तुमने एक हेलोअरीन लिया, यहां पर आप लोगों ने इसके अंदर HNO3 मिलाया, और नीचे एज ए कैटेलिस्ट आपने H2SO4 मिला दिया, क्योंकि H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो मैकेनिज्म करेगा। फिर तुम्हारा प्लस NO2 निकलेगा, या तो वो यहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो नाइट्रो, इसको एक काम करते ऐसा लिखते हैं, 2 नाइट्रो 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो नहीं, पर क्लोरोबेंजीन लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एक प्रोडक्ट बनेगा मेरा, एक क्लोरीन यहां पर और एक नाइट्रो ग्रुप यहां पर, तो हो जाएगा 4 नाइट्रो क्लोरो
benzene. Again it will become major and it will become minor because of the same reason. Reason आप लोग जानते हो, steric hindrance. Reason you know the same. ठीक है यार, मेरे को नॉमेनक्लेचर में यहाँ पर हमेशा डाउट यही लग रहा है कि भले क्लोरीन इज मोर प्रेफरेबल, लेकिन क्लोरीन को मैं प्रिफर करूंगा कैसे? ये भी हेलोजन है, नाइट्रो ग्रुप भी नॉन प्रिफरेबल है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। एक बार आप लोग अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लेना। मेरे हिसाब से मुझे इसे 1 और इसे 2 देना चाहिए, इसे 1 और इसे 4 देना चाहिए, और जो अल्फाबेटिकली पहले आता है मैं उसे ही लिखूंगा। मैं 1 क्लोरो लिखने से ये बात प्रूफ हो गई कि ये क्लोरोबेंजीन है, और 2 नाइट्रो लिखने से मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेकेंड प्रेफरेबल है। तो हमारा नाम ये होना चाहिए, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, बिल्कुल सही। और ये आपका मेजर हो जाएगा। चलिए फिर सल्फोनेशन की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलो 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 मेरे 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 प्यारे 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 बच्चों 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 बच्चों। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर मजा नहीं आया सर, अब यहाँ पर तो HSO4 नेगेटिव बचा, यहाँ से आपने H निकाल दिया तो अब ये तो HSO4 बना। चलो पानी निकल गया, कोई बात नहीं, ये इधर जुड़ गया, कोई बात नहीं। HSO4 का क्या होगा? अबे गोचू बच्चों, यहाँ पर H है ना, अब यहाँ पर H है ना, अब तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप अगर यहाँ सेकंड पे आके जुड़ेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं? भाई सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन हाइड्रोजन के मुकाबले ये बड़ा भिखारी है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा के ये जुड़ जा रहा है। तो ये जो H प्लस निकलेगा ये SO4 के साथ जुड़ के वापस से इसको H2SO4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। देयर इज नो नीड टू वरी। हाँ, ये सब सिंपल रिएक्शंस है, ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं दिमाग पे इसमें। चलो बढ़े आगे। चलिए सुपर, बहुत मजा आ रहा है, एकदम चकाचक काम चल रहा है, बेहतरीन वाला काम चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक इसके अंदर अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी। नाइट्रेशन के बाद अब अपन लोग चलते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है सल्फोनेशन। क्या नाम है इसका? सल्फोनेशन। यस, आई हैव सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे अपना क्लोरोबेंजीन उठाना है, हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो अब यहाँ पर सारी कंडीशंस जो हम लोग ले रहे हैं सब विगरस ड्रास्टिक कंडीशन ले रहे हैं। डाइल्यूट पाइल्यूट से तो काम ही नहीं चल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अकेला लिया तो उसको हीट करने की जरूरत पड़ गई, समझ रहे हो? अब यहां से SO3H निकलेगा। क्या निकलेगा? SO3 और H, मतलब H2SO4 में से एक O और एक H निकल गया। अब यहां से जो तुम्हारा H होगा वो H इसके OH के साथ मिलके वाटर बन के बाहर हो जाएगा, और या तो यहां वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये इसके OH के साथ निकलकर वाटर बना लेगा और SO3H को यहां जोड़ देगा। ये देखो, तो ये तुम्हारा सल्फोनिक ग्रुप जुड़ गया है ना, इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक ग्रुप। अब एक बात ध्यान रखना, दिस इज द सेकेंड मोस्ट प्रिफरेबल फंक्शनल ग्रुप। हमने क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है, उसके बाद ये सल्फोनिक ग्रुप्स होते हैं SO3H। तो यहां पर अब ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो बेंज सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो बेंज सल्फोनिक एसिड। अब आप समझ ही जाओ, ये मेजरली होगा और ये तुम्हारा माइनर होगा। बहुत ही हल्की फुल्की रिएक्शन है, अब तुमको सब क्लियर हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके बाद 2 रिएक्शन हमारी होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। वो भी एकदम हलवा रिएक्शंस है, जल्दी से इसको नोट कर लो सो दैट वी कैन मूव। हो गया? चलिए सुपर।
अब आप लोगों को एक टास्क में दे रहा हूं, आपको वो टास्क अपनी तरफ से करना है। हमारे पास में एनसीईआरटी में आई थिंक एग्जाम्पल 10.9 है, एग्जाम्पल 10.9 है, उसको खुद पढ़ के समझने की कोशिश करना। रीजन मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, रीजन मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है आप लोगों को, लेकिन एक बार सवाल देखने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए चौथी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। यार फ्रीडल क्राफ्ट की स्पेलिंग मेरे को पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, आज तक याद नहीं होती। फ्रीडल क्या है, मैं चेक कर लूं क्या, वरना लोग हंसेंगे। FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट क्या होगा रे मेरा, क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहां पर देखो सबसे पहली रिएक्शन होती है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब एक अल्काइल ग्रुप का जुड़ जाना, और दूसरी होती है असाइलेशन, मतलब एक असाइल ग्रुप का जुड़ जाना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे होगी, चलिए करके देखते हैं। ये उठाया मैंने मेरा क्लोरोबेंजीन, चकाचक। यहां पर मैंने ले लिया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड लेने के बाद मैंने मेरा सबसे बढ़िया कैटेलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। वही होगा यहां पर तुम्हारा CH3 से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये हेट्रोलेटिक तरीके से टूटेगा, अपना लोन पेयर लेके निकल जाएगा। CH3 पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, Cl पर सारे लोन पेयर आ जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर ये अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे देगा जिसके पास में ऑलरेडी 3 Cl है। तो ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल CH3। बस आपका CH3 इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बस अब ये लिया यहां पर Cl और यहां पर CH3 जोड़ दिया, या तो यहां पर Cl लिया और यहां पर CH3 जोड़ दिया। अब बेंजीन के ऊपर CH3 रिंग कहलाती है टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन मतलब ये प्रेफरेंस, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोटॉल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3 वाली रिंग फिर से कहलाती है टॉल्यूइन, लेकिन अब ये चौथे नंबर पे क्लोरीन चला गया इसलिए 4-क्लोरोटॉल्यूइन। ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और वो वाला हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। बोलो हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो भैया, हाँ बोलो फटाफट हाँ बोलो, फटाफट हाँ बोलो। लेकिन अगर आपको इसका नाम बेंजीन के हिसाब से रखना है, अगर आपको इसका नाम बेंजीन रखना है, टॉल्यूइन नहीं रखना है, तो फिर बेंजीन में अल्फाबेटिकली नाम दिए जाएंगे। अगर अल्फाबेटिकली नाम देने की कोशिश करोगे तो जो अल्फाबेटिकली पहले उसको पहले और जो बाद में तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। जो नाम आप देना चाहो दोनों सही है, कोई गलत वाली बात नहीं है। ये 1 और ये 4, तो यहां पर भी इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। दोनों सही है, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। इसको नोट कर लो, फिर असाइलेशन सिखाता हूं। चलिए सुपर। अब हम लोग हमारा असाइलेशन देख लेते हैं, लास्ट वाला असाइलेशन देख लेते हैं हम लोग हमारा लास्ट वाला, फिर हमारे को मुक्ति मिलेगी इस टॉपिक से। अब हम लोग देख लेते हैं असाइलेशन। तो सेकेंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज असाइलेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर मैं आप लोगों को मेरे प्यारे बकुड़ो असाइलेशन पढ़ा रहा हूँ। अब असाइलेशन के लिए यहाँ पर आपको CH3 C+O लेना पड़ेगा। बस अब यहाँ पर क्या होगा, वही एनहाइड्रस AlCl3 डाल दो। तो ये जो तुम्हारा क्लोरीन है ये हेट्रोलेटिक क्लीवेज करेगा और ये टूट जाएगा। CH3 C+O पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ये अटैक करेगा। तो अगर बेंजीन पर यहां पर Cl और यहां पर C+O CH3 जुड़ गया तो बेंजीन C+O CH3 ये ईस्टर ग्रुप हो गया। दिस इज ईस्टर, तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, दिस रिंग इज कॉल्ड एज एसिटोफिनोन। और यहां पर क्लोरीन है सेकेंड कार्बन पे, क्योंकि ये 1 कार्बन है, ये 2 है, क्योंकि पूरी रिंग, इस पूरी रिंग का नाम एसिटोफिनोन है। तो ये नंबर 1 होगा, तो ये 2 पर क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, जो कि डेफिनेटली माइनर होगा, बहुत भयानक माइनर होगा। और एक ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन, यहां पर C+O CH3, ये हो जाएगा तुम्हारा 4-क्लोरोएसिटोफिनोन।
फिनॉन विच इज योर अगेन अ मेजर प्रोडक्ट। तो गाइस इसके साथ ही आपकी हेलो अरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाला पार्ट बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। अब जैसा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, दैट्स माय रिक्वेस्ट, कि एक बार एग्जांपल 10.9 पढ़ लेना। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है ना, तो विड्रॉ कर रहा है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन उसके बाद भी आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जुड़ता हुआ दिखता है। क्यों? तो रीजन मैं आपको समझा ही चुका हूं, हलवा है रे, हलवा है, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स को देखने के लिए। नोट करो इसको, तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देना चाहूँगा उन सारे बच्चों को जो कि क्लास 9th या 10th के टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। गाइज अनअकैडमी पर हमारी जो कैटेगरी IIT JEE नीट फाउंडेशन, दैट कैटेगरी इज़ नॉट एक्चुअली फॉर 11th-12th, वो 9th-10th के छोटे छोटे बच्चों के लिए जो अभी से अपना फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं। गाइज आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स आने वाला है फॉर टर्म 1, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स, साइंस और SST के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सेम एक और बैच आ रहा है फॉर क्लास 9 जो कि अगेन एक क्रैश कोर्स है फॉर टर्म 1, जिसके अंदर अगेन आपको मैथ, साइंस एंड SST पढ़ाया जाएगा। और एक बड़ा यूनिक सा बैच PRMO के लिए लॉन्च किया गया है। बेसिकली एक मैथ्स ओलंपियाड होता है PRMO, तो जो बच्चा मैथ्स ओलंपियाड में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैथमेजिशिया करके एक बैच आ रहा है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। और उसके अलावा गाइज जो मेरा इंस्पायर बैच है फॉर टर्म 1 क्लास 10th NTSE एंड ओलंपियाड्स, तो गाइस इन सारे कोर्सेज को आप ज़रूर एनरोल करें, ज़रूर एक बार चेकआउट करें ऑन अनअकैडमी। ओके, तो मेरा प्यारा बच्चों, मेरा प्यारा बकुड़ो, मेरा प्यारा लाडलो, हा, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरा प्यारा लाडलो और सरकारी अस्पताल के 2TV बेंचो, तुम सब हो लेमन जूस, आओ इस सब्जेक्ट को बनाए लेमन जूस। चलो तो प्यारा बच्चों, तीसरी और लास्ट केमिकल रिएक्शन, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एज पर आवर न्यू सिलेबस चैप्टर खत्म होने वाला है, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने वुड्स रिएक्शन पढ़ाई नहीं थी, मैंने पिछली बार वुड रिएक्शन नहीं पढ़ाई थी। मैंने सोचा था वुड रिएक्शन एक साथ पढ़ा दूंगा। एक बच्चे का, प्यारे बच्चे का कमेंट आता, सर वुड रिएक्शन नहीं पढ़ाई थी। मैंने कहा रुक जा, पढ़ा दूंगा, रुको जरा, सब्र करो। तो रिएक्शन विथ मेटल, इसमें सबसे पहले हम लोग हेलो अल्केन्स की पढ़ लेते हैं। हम लोग सबसे पहले हेलो अल्केन्स में वुड्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो वुड्स रिएक्शन इन हेलो अल्केन्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो क्या करना रहता है वुड्स रिएक्शन के अंदर। जनरली रिएक्शन ऐसी लिखी जाती है, RX + 2Na + RX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये सोडियम इन दो हेलोजन्स को लेकर 2 मोल्स ऑफ NaX बन के बाहर हो जाता है, और ये वाला R और ये वाला R जाके कंबाइन हो जाता है। तो ये R और R मिलकर एक हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। बेसिकली एक सिंपल हाइड्रोकार्बन बन जाता है। लेकिन एक जगह पर मैंने देखा था कि एक किसी प्रोफेशनल व्यक्ति ने या कोई इंसान ने इसमें ये दोनों हेलो अल्केन्स अलग अलग ले लिए थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो हेलो अल्केन आप ये चूज कर रहे हो वही हेलो अल्केन आपको ये भी चूज करना है। ये RX और ये RX शुड ऑलवेज बी सेम। कई बार लोग बोलते सर ये मैं मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूं और ये मैं इथाइल क्लोराइड ले लेता हूं। नहीं 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 नहीं, दोनों सेम होंगे। एक्चुअली होता क्या है, देखो आपने एक बीकर लिया, आपने बीकर में RX डाला, आपने बीकर में RX डाल दिया बहुत सारा। अब ये RX आप सेम टाइप का डालोगे ना कि अलग अलग डालोगे? नहीं, अब आपने इसमें बहुत सारा सोडियम डाल दिया, आपने इधर से ड्राई ईथर डाल दिया। तो भाई केमिकल रिएक्शन में यहां पर ये 2 सोडियम को यहां से 2 हेलोजन लेके निकलना है, तो ये R और ये R जुड़ के 2R बन जाएगा। तो ये हमेशा सेम होगा। आप इमेजिन करो ना, आप रिएक्शन कर रहे हो, आप ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ लिख के आगे बढ़ गए हो, सब्जेक्टिव थोड़ी है ये भाई, प्रैक्टिकल भी तो करना। अब आप सोचो एक बीकर है, बीकर में
आपने RX डाला तो ये ड्राई ईथर इन दो सोडियम को दो हेलोजन देके बाहर कर देगा और ये R को जोड़ देगा, तो दोनों सेम रहना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर CH3Cl है, आपने यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Na डाला, फिर यहाँ पर आपने CH3Cl डाला, आपने यहाँ पर डाला ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 मोल्स ऑफ NaCl तो बाहर हो गया और ये CH3 दूसरे CH3 जुड़ के क्या बन गया, इथेन हो गया। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप भविष्य में थोड़े आगे हायर लेवल के क्वेश्चंस चेक करोगे तो कन्वर्जन रिएक्शन आती है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन ऑलवेज डबल्स, वुड्स रिएक्शन ऑलवेज डबल्स द नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं तो वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करो। जैसे कि आप देखो स्टार्टिंग में ये क्या था, ये मिथाइल ग्रुप था, ये एक मिथाइल क्लोराइड था, ये क्या था, ये भी एक मिथाइल क्लोराइड था। तो बेसिकली आपके पास में दो मिथाइल क्लोराइड्स थे, लेकिन आपका एंड प्रोडक्ट तो इथेन हो गया ना, यानी 2 कार्बन वाला। सो दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें आपको मिथाइल ग्रुप को इथाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आपको शुरुआती प्रोडक्ट दे दिया मीथेनॉल और बोल दिया मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करो, तो आपको वहां पर पहले मीथेनॉल को मिथाइल क्लोराइड में ले जाना है और फिर मिथाइल क्लोराइड में ये वुड्स रिएक्शन लगाकर इथेन बनाना है, फिर इथेन से इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल। मतलब बहुत इजी स्टेप से मैं आपको कन्वर्जन भी सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये वुड्स रिएक्शन लिख लो। इसमें ड्राई ईथर इज मस्ट, बिना ड्राई ईथर के मजा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अगर मैं जनरलाइज तरीके से सिर्फ वुड्स रिएक्शन लिखूं, अगर मैं जनरलाइज तरीके से सिर्फ वुड्स रिएक्शन की ही बात करूं, तो यहां पर आप लोग वुड्स रिएक्शन के अंदर कभी भी, आई रिपीट, कभी भी हेलोअरीन नहीं लोगे। वुड्स रिएक्शन के अंदर आप कभी भी हेलोअरीन नहीं लोगे। ठीक है, तो सर फिर हेलोअरीन किस में लेंगे? ठीक है, तो आपको हेलोअरीन के बारे में बता दिया जाएगा। चलिए आइए हम और आप मिलकर खेले, कौन बनेगा हेलोअरीन का पति। इसे बोला जाता है फिटिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है लाडलो? इसे बोला जाता है फिटिक रिएक्शन। सर फिटिक रिएक्शन क्या होती है? फिटिक रिएक्शन बोले तो वुड्स रिएक्शन का हमशक्ल जुड़वा भाई, बस इसके अंदर आप हेलो अल्केन ना लेते हुए हेलोअरीन लेते हो। यहां पर आप अगेन 2 मोल्स ऑफ Na लोगे, आप वापस से सेम हेलोअरीन उठाओगे X, यहां पर आप अगेन ड्राई ईथर डालोगे, अगेन यहां पर 2 मोल्स ऑफ NaX अलग हो जाएगा और ये बेंजीन उस बेंजीन के साथ जुड़कर बाइफिनाइल बना लेगा। ये दिस विल बिकम बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? बाइफिनाइल। बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन सर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक हेलोअरीन को एक हेलो अल्केन से जोड़ूं, तो आपको वुड्स को फिटिक के साथ जोड़ देना है। वुड्स रिएक्शन किसकी थी? 2 हेलो अल्केन को जोड़कर हाइड्रोकार्बन बनाने की। फिटिक रिएक्शन 2 बेंजीन के रिंग जोड़ रही है। वुड्स फिटिक में क्या होगा? फिटिक के हिसाब से आप एक हेलोअरीन ले लो, 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले लो और वुड्स रिएक्शन के हिसाब से आप हेलो अल्केन ले लो। तो जब आप एक हेलो अल्केन को हेलोअरीन के साथ जोड़ते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो बेंजीन रिंग में से R1 जुड़ जाएगा और यहां पर 2 मोल्स ऑफ NaX अलग हो जाएगा। तो बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है। ये सोडियम इन दोनों हेलोजन्स को लेकर सॉल्ट बन के बाहर हो जाएगा और ये R इस हेलोजन की जगह ले लेगा। तो बस ये है तुम्हारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। बहुत हल्की रिएक्शंस है, इजी केमिकल रिएक्शंस है। अब मेरी आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इस एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल्स कर लो। मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। एमसीक्यू सीरीज के अंदर जितने सवाल हो सकेंगे मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। लगभग 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहा हूं पर सब्जेक्ट। एंड अब हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सीबीएसई ने जो टाइम दिया वो 14 दिसंबर दिया, तो अभी तो बहुत टाइम है उसके अंदर, लगभग 50 दिन। तो मैं एटलीस्ट
हेलो अल्केन हेलो अरीन के बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, पी ब्लॉक भी कंप्लीट करा दूंगा। रहा सवाल बायोमोलिक्यूल्स का, तो अगर आपका सिलेबस आगे चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स प्रीवियस ईयर से पढ़ लो, हम एमसीक्यू सीरीज पर और सैंपल पेपर सीरीज में टाइम देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप ये चैप्टर में मजा आया होगा। चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं। स्टडी वेल, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।